हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो चलिए आज बनाते हैं 1 kg का केक रेक्टेंगुलर शेप में। बट जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज बेक किया है स्क्वायर शेप के टिन में। ये जो टिन मैंने यूज किया है 1 kg स्पॉन्ज बेक करने के लिए, यानी कि 500 ग्राम का स्पॉन्ज बेक करने के लिए इसका साइज है 7 इंच बाय 7 इंच। सो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया जिसके साथ में मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। अब इसको रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए एक साइड से ना मैंने 1 इंच की स्लाइस जो है वो ओवरऑल कट कर ली थी। और उसको फिर मैंने जैसे कि स्पॉन्ज को मैंने 2 लेयर्स में डिवाइड किया है, जो साइड से मैंने स्लाइस निकाली है उसको भी हम 2 लेयर में ही डिवाइड करेंगे। सो अब यहाँ पर डायमेंशन जो हमारी स्पॉन्ज की होगी वो हो जाएंगी 6/8, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 8 इंच हो जाएगी और जो इसकी विड्थ होगी वो 6 इंच होगी। अब इस स्लाइस में से आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा पीस और कट कर लिया था जो कि स्पॉन्ज में से एक्स्ट्रा था। फिर उसको मैंने आगे और 4 पीसेस में कट कर लिया था। उनको यहाँ पर जब हम क्रीम की फिलिंग करेंगे तब मैं ये चारों कॉर्नर्स पर ये 4 पीस लगा दूंगी स्पॉन्ज के। सो इसके साथ में क्या है कि जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में केक बनाते हैं तो किनारों से ना जो नीचे को गिरे हुए नहीं लगते हैं केक के चारों कॉर्नर्स, इसलिए मैं इनका यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक स्लाइस को साइड पर लगा दिया है और फिर सोकिंग करने के बाद में ऊपर क्रीम अप्लाई की है। और इसका जो फ्लेवर था मैंने आपसे एक और वीडियो में भी पहले डिटेल में बताया था कि किस तरीके से क्लाइंट ने ना तीनों मिक्स फ्लेवर की फिलिंग में मुझसे केक बनवाया। सो यहाँ पर भी मैंने वही फिलिंग्स का यूज किया है। यहाँ पर मैं पाइनएप्पल फिलिंग, ब्लूबेरी फिलिंग और स्ट्रॉबेरी फिलिंग का यूज कर रही हूँ। अब क्योंकि स्पॉन्ज सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट हुआ है सो यहाँ पर मुझे एक ही लेयर में ये सारी फिलिंग्स भरनी है। ये अप्रोक्सीमेट मेरी 200 ग्राम है टोटल फिलिंग, तीनों को मिलाकर इनका वेट 200 ग्राम है। अब जिस साइड पर हमने एक स्लाइस को साइड पर रखा था ना उसके अपोजिट साइड पर मैं ये जो हमने एक स्लाइस पतली सी कट की थी इसको रखूंगी। और आपने देखा कि चारों कॉर्नर्स पर भी मैंने जो हमने स्पॉन्ज के 4 पीस कट किए थे उनको भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। और अब यहाँ पर फाइनली हम ऊपर अपने केक की जो है स्पॉन्ज की लेयर को रख देंगे और हमारी फिलिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। सो यहाँ पर अब हम केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज के 4 कॉर्नर्स पर 4 पार्ट रखे हैं, आप चाहें तो वहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ना किनारों से केक गिरा हुआ नीचे को ना लगे। बहुत ही नीट एंड शार्प अच्छी सी शेप बनती है कॉर्नर से भी जब आप इस तरीके का मेथड यूज कर लेते हैं। तो चाहे आप स्पॉन्ज रख लें वहां पर अगर आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप वहां पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जब भी मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या हार्ट शेप में केक बनाना होता है तो मुझे लगता है कि क्रीम थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा लग जाती है शेप के अकॉर्डिंग। सो इसलिए मैं थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा क्रीम ही विप कर लेती हूँ। और डिज़ाइन को भी माइंड में रखते हुए आज मैंने 350 ml क्रीम विप की है इस केक के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैं कॉर्नर्स पर भी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब हम इस पर फाइनलाइजिंग करेंगे तो इनकी जो शेप है ना ऑलरेडी अगर अच्छे से बनी होगी शार्प कॉर्नर से तो फिर इनके ऊपर फाइनलाइजिंग करने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने फ्रिज में रख दिया था केक को थोड़ी देर के लिए इसकी अच्छे से स्लाइसिस में, ताकि जो क्रीम है और फिलिंग है वो सेट हो जाए। और उसके बाद में फाइनलाइजिंग करने के लिए जो क्रीम मुझे बनानी थी मैंने उसमें ना थोड़ा सा मैजिक का स्किन टोन शेड ऐड कर दिया था। तो इससे थोड़ा सा ना ये ऑफ वाइट शेड में आ गया था कलर। और इससे अब मैं ये सारे ही केक की ना आइसिंग करने वाली हूँ। सो मैं हमेशा पाइपिंग बैग का ही यूज करती हूँ जब फाइनल आइसिंग करनी होती है। तो इससे क्या है कि एक तो ना क्रीम आपकी इवनली स्प्रेड होती है और कोई मैस नहीं क्रिएट होता है, काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाता है। सो देखिए साइड्स पर जो क्रीम मुझे स्प्रेड करनी है, पहले तो मैंने पैलेट नाइफ के साथ में टॉप पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया था। और अब जब साइड्स पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं पहले पैलेट नाइफ के साथ में ही क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। जब भी आप क्रीम स्प्रेड करें तो साइड टू साइड ही आप पैलेट नाइफ या स्क्रैपर चलाइए, किनारे पर आके रुक जाइए, वहां से फिर से पैलेट नाइफ को आप वन साइड टू अनदर साइड तक चलाइए।
इस तरीके से क्या है कि जो कॉर्नर्स है ना उनकी भी शेप अच्छे से बनती जाती है। अगर आप रेगुलर ही टर्न टेबल को रोटेट करते हुए स्क्रैपर या पैलेट नाइफ चलाएंगे तो फिर कॉर्नर जो है ना वो राउंड बन जाते हैं, वो एकदम अच्छी सी शार्प कॉर्नर वाली शेप नहीं आती है। तो अब यहाँ पर मेरा पैलेट नाइफ के साथ में काम हो चुका है। उसके बाद में आप देखिए कि जैसे मैं आपको अभी समझा ही रही थी, ठीक वैसे ही मैं एक साइड से शुरू करते हुए उसी साइड के एंड तक स्क्रैपर चलाऊंगी। तो इस तरीके से ना आप कभी काम करेंगे तो नोटिस कीजिए जो कॉर्नर्स है ना वो बहुत ही शार्प और नीट बनते हैं जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में केक बना रहे हो तो जहाँ से मुझे थोड़ा-थोड़ा लगा कि जो स्पॉन्ज है वो क्रीम की फाइनलाइजिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, वहाँ से थोड़ा-सा मैंने ट्रिम कर दिया और वहाँ पर फिर से क्रीम अप्लाई करते हुए आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है इस तरीके का शेप में उसको फाइनलाइजिंग कंप्लीट करने में, बट आप जब इसको करेंगे तब आप लगातार जब इस शेप के आपके पास ऑर्डर्स आएंगे ना केक बनाने के लिए तब आपका हाथ भी खुल जाता है। और अब ऊपर से भी मैंने जो एक्स्ट्रा क्रीम थी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं छोटे वाला पैलेट नाइफ लेते हुए ना साथ के साथ वहां से हटा रही हूँ। बस आप कोशिश कीजिए जो आपकी क्रीम है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए और उसका जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ सॉफ्ट होना चाहिए, सो दैट आपको काम करने में परेशानी नहीं होगी। आप क्रीम का टेक्सचर अगर अच्छा होगा तो आप इजीली अपने काम को और भी जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी केक की फाइनलाइजिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी फाइनल डिजाइनिंग के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं रोजेट बना रही हूँ और कॉर्नर्स पर मैंने रोजेट बनाए हैं। इसके लिए मैंने आइस ब्लू शेड को ऐड किया था क्रीम में, जिससे ये वाला प्यारा सा शेड बन गया है। तो मैंने सिर्फ दो ही साइड पर, दो कॉर्नर्स पर डायगनली ये रोजेट बनाए हैं। उसके बाद में मैंने कंट्रास्ट में दूसरा शेड लिया है पिंक कलर का। तो ये जो शेड होता है ना ये कंट्रास्ट का, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद में ना मैंने रोज बनाने वाली जो नोजल है वो यूज की है यहाँ पर R11, और इसके साथ में ना मैं जस्ट छोटी छोटी सी ना कुछ पेटल्स बना दूंगी, कहीं पर कुछ फ्लावर्स भी बना दूंगी। सो आज मैं डायगनली ही ये जो डिजाइन है इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अब ये जो केक है ये मेल मेंबर के बर्थडे का केक था और उनकी एज को माइंड में रखते हुए ही मैंने ये जो केक है डिज़ाइन किया है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट एंड सूदिंग कलर्स लिए हैं मैंने, और केक का जो बेस कलर है उसको भी मैंने इसीलिए ना बहुत ही सॉफ्ट सी शेड में बनाया है। और अब जो हमारे कॉर्नर्स बच गए थे उन पर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दूंगी, और यहाँ पर अब मैं यूज कर रही हूँ नोजल नंबर 8। सो टॉप पार्ट पर जितनी मुझे क्रीम के साथ में डिजाइनिंग करनी थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद में मैंने बॉर्डर पर भी सेम नोजल नंबर 8 का ही यूज किया। पहले वाली क्रीम को निकाल दिया मैंने और फिर पिंक शेड की क्रीम को मैंने इस पाइपिंग बैग में भर लिया था। नोजल नंबर 8 का ही यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी, और उसके साथ में ना मैंने बॉर्डर बना दिया था। अब नीचे पिंक कलर अकेला मुझे अलग सा लग रहा था, सो यहाँ पर फिर से मैंने नोजल नंबर R11 का यूज किया और ब्लू शेड के साथ में ना जो हमने टॉप पर भी यूज किया था उसी शेड के साथ में नीचे भी मैंने कुछ पेटल्स बना दिए हैं। और फाइनली इसको डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ पर्ल्स डाल रही हूँ और केक का फाइनल वेट भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बोर्ड का 150 ग्राम आप इसमें से रिड्यूस कर दीजिएगा। सो आज के लिए करने वाला डेकोरेशन का पार्ट इतना ही था, और देखिए एक बढ़िया सा डिजाइन जो है वो केक का मेरा बनकर रेडी हो गया है। आप बताइएगा कि आपको आज की ये डेकोरेशन कैसी लगी। आई होप कि आपको ये डेकोरेशन और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर की हैं वो आपको यूजफुल लगेंगी। सो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।